अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम वीर साहब। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे होदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रिटर्निंग अफसरों की मुअत्तली। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत रोक दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अदालती फैसले का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 फरवरी को इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन स्केजुअल से पहले DROs और ROs की तकर्री ज़रूरी है। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रिटर्निंग अफसरान की मुअत्तली। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत रोक दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अदालती फैसले का जायजा भी लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती मुअत्तल करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सर जोड़ लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इजलास में कमीशन के चारों मेंबरान और दीगर हुकाम शरीक हुए। इजलास के शुरका को लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा कि इल्जामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का तकर्रुर कर दिया गया था। मुल्क भर में उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई थी। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर पर भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने GNN से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे आजाद इदारे में मुदाखलत होगी तो फिर कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरवीन करके या इलेक्शन कमीशन ने इसको सुप्रीम कोर्ट पे अपील ना की और उसके नतीजे में हाई कोर्ट का एक्शन सस्पेंड ना हुआ तो फिर इलेक्शन का प्रोग्राम जो मेरे ख्याल आज या कल अनाउंस होने वाला था वो सब खटाई में पड़ जाएगा और फिर इलेक्शन में ताखीर होगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत आलिया के हुक्म के बाद आम इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग ऑफिसर्स को दी जाने वाली ट्रेनिंग का अमल भी रोक दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि PTI ने 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश की। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्त इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। PTI हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारी निभाई थी। तब PTI ने कोई एतराज़ नहीं किया। PTI मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होनी चाहिए। जुडिशरी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसर लगाए जाएं। इंतखाबात में DCs और रेवेन्यू के ऑफिसर कबूल नहीं है। अगर ROs इंतजामी लोगों को लगाएंगे तो इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इलेक्शन को डिले करने की कई मरतबा कोशिश की है। PTI इस बात की कोशिश करती रही है कि जब से 2 हुकूमतें डिसॉल्व हो गई थी आन नाम हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और उसके मुताबिक आज आखिरी दिन था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था और अगर उसका बेरे मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ जरूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। आप उन लोगों को तैनात करें जिनकी इम्पार्शियलिटी हो। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन ऑन टाइम हो और अगर ये मैटर डिले होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि खुद इस मैटर में इंटरवीन करे चीफ जस्टिस साहब और मेक श्योर हो कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंदी कहती हैं तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश की। इलेक्शन में ताखीर का सोच भी नहीं सकते। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इलेक्शन की राह में रुकावटें डाली हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मगजी ने कहा कि इंतखाबी स्केजुअल से एक रोज़ कबल हाई कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। PTI सियासी जमात होते हुए इंतखाबात से डर रही। जो कुछ भी होने जल्दी हो, 8 फरवरी इलेक्शन होने चाहिए। किसी को जो है वो सेलेक्ट करके या लाडलापन के जरिए नहीं लाना चाहिए। पहले हमने एक सेलेक्टर को भुगता है, एक लाडले को भुगता है, उसने मुल्क की तबाही की है और आज अगर आप मुल्क का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं फिर एक और सिलेक्शन और लाडलेपन लें। लाडलेपन से या सिलेक्शन से बेहतर हो कि हम अपोजिशन में बैठे। हम इस बदनुमा दाग को अपने साथ नहीं लगाना चाहते। ROs के इलेक्शन के नोटिफिकेशन की मुअत्तली के लिए अब
चीफ जस्टिस साहब कल जुमे का दिन है, कल उस पे वो आज तो हमने नहीं देखा कि कोई बेंच तश्कील पाए। तो अगर वो बेंच तश्कील दे देते हैं और वो बेंच बैठ जाती है तो वो नोटिस करती है, और अगर वो बहुत जल्दी भी तलब करती है तो मंडे तक बात को लेकर जाती है। तो अगर मंडे तक बात जाती है तो तहरीक इंसाफ ने खुद ये इलेक्शन 8 तारीख का रोका। पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी बड़ी आजकल उनमें पीटीआई भी शामिल हो गई है, उनसे आवाजें आ रही हैं ये अजीब किस्म की, और ये बड़ा अजीब लग रहा है। इलेक्शन से भागे तो इसके लिए मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ? मतलब इनको जितना कंडेम किया जाए, हम अखलाकियात के दायरे में बात कर सकते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, गलत तरीका है। पार्टियों को भागना नहीं चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि लाडले को लाने के लिए मुझे हटाया गया, मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं। जीआईटी के लिए व्हाट्सएप पर हीरे चुने गए, अल्लाह ने मुझे झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सुरखरू किया। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदार बेनकाब हो चुके। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? जब भी मौका मिला पाकिस्तान को हमेशा बेहतर हालात में छोड़ा। यकीन है 8 फरवरी को आवाम खुशहाल पाकिस्तान का फैसला करेंगे। मैं अगर 2013 के बाद अपने खिलाफ शुरू होने वाली मुनज़्ज़म साजिश की कहानी बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा। जब मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। किस तरह एक जीआईटी के लिए हीरे चुने गए, किस तरह उस जीआईटी की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया, किस तरह मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं, किस तरह एक ऐसी पटिशन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई जिसे उस जमाने के चीफ जस्टिस ने ज़ूल और नाकारा करार देकर मुस्तरद कर दिया। और आज बेगुनाह करार दिए जाने के बाद मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई? उनका क्या कसूर था? उस पाकिस्तान को क्यों मुआशी तबाही में धकेल दिया गया जो IMF से निजात हासिल कर चुका था? हमने IMF को खुदा हाफिज कहा था, लेकिन उस पाकिस्तान को एक बार फिर अंधेरों में धकेल दिया गया। आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था कि आपको मुझसे भी ज्यादा शदीद, मुझसे भी ज्यादा संगीन सजाएं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सदीकी केस में साबिक DG ISI फैज हमीद समेत दीगर फरीक को बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इदारे नहीं, लोग बुरे होते हैं। मुल्क की तबाही इस वजह से होती है कि शख्सियात के बजाय इदारों को बुरा भला कहा जाता है। किसी को इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। अदालत उज़्मा में शौकत अजीज सिद्दीकी केस, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक जज की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत की। अदालत ने साबिक DG ISI फैज हमीद समेत दीगर को केस में फरीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि शौकत अजीज सिद्दीकी को मर्जी का फैसला करने का किसने कहा था, जिस पर उनके वकील हामिद खान ने कहा कि जनरल फैज हमीद एक ब्रिगेडियर के साथ शौकत अजीज सिद्दीकी के घर गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया गया? हामिद खान ने कहा कि शख्सियात इदारे की नुमाइंदगी कर रही थी, इसलिए फरीक नहीं बनाया। जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि या किसी पर इल्जाम ना लगाएं या फिर जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक बनाएं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच की तब्दीली पर वजाहत करते हुए कहा कि मैंने बेंच से किसी को नहीं हटाया। बेंच की तश्कील इत्तेफाक राय या जमहूरी अंदाज में हो रही है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज नोटिस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी से 1 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस चाहते तो केस खुद सुनकर फैसला कर देते। बदकिस्मती से ये तकलीफ दे काम मेरे हिस्से में आया। कोई नहीं चाहता अपने साथ ही जजेस से सवाल जवाब करे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ ओपन समाअत। जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर नकवी को जवाब देने के लिए मजीद वक्त देने का फैसला। 1 जनवरी तक जवाब मांग लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जवाब के हमरा गवाहान की फहरिस्त भी पेश करने की हिदायत की है। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आइन में कहीं नहीं लिखा कि जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरखास्त देकर कार्रवाई रोकी जाए। ऐसे तो हर जज आर्टिकल 184(3) की दरखास्त देकर कहेगा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई रोकी जाए। गवाहान की फहरिस्त दें, किसको पेश करना चाहते हैं। मजीद कहा कि ऑडियो लीक्स में देखना होगा कि ये ऑडियो
آڈیوز درست ہیں یا نہیں. آج کل تو کوئی بھی آڈیوز توڑ مروڑ کر بنا دیتا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے اختتام پر صحافیوں کو چیف جسٹس مظاہر نقوی نے ویڈیو بنانے سے روک دیا. کہا وہ کوئی فلمی اداکار نہیں، برائے مہربانی ویڈیو نہ بنائیں. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 11 جنوری کو دوبارہ ہوگا. پروڈکشن ٹیم کے ہمراہ محمد عثمان بٹ، GNN اسلام آباد. شاہنواز امیر نے جان بوجھ کر سارا انعام کو قتل کیا. ملزم عدالت کی جانب سے کسی بھی رحم کا مستحق نہیں ہے. اسلام آباد کی عدالت نے شاہنواز امیر کو سزائے موت کا حکم سنا دیا. عدالت نے شاہنواز امیر کی والدہ کو بری کر دیا. اسلام آباد میں بے دردی سے قتل ہونے والی سارا انعام کے لواحقین کو انصاف مل گیا. عدالت کا ملزم شاہنواز کو سزائے موت دینے کا حکم. استغاثہ ملزم شاہنواز امیر کے خلاف مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا. سارا انعام قتل کیس میں سیشن جج ناصر جاوید راجہ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں بتایا گیا کہ شاہنواز امیر نے سارا انعام کو سر پر وزنی ڈمبل کی بار بار بے رحم ضرب لگا کر قتل کیا. مجرم نے ظالمانہ اور بے رحمانہ قتل کا ارتکاب کیا. تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا کہ مجرم شاہنواز امیر کو مرنے تک پھانسی کے پھندے سے لٹکایا جائے. مجرم 10 لاکھ روپے کا جرمانہ سارا انعام کے لواحقین کو بھی ادا کرے. شاہنواز امیر جرمانہ ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس سے زمین کے واجبات کی مد میں جرمانہ وصول کیا جائے. دیوالیہ ہونے کی صورت میں شاہنواز امیر کو 6 ماہ کی قید مزید بھگتنا ہوگی. وقوعے کے وقت ملزم کی والدہ سمینہ شاہ فارم ہاؤس پر موجود تھی، مگر ان کی قاتل میں معاونت کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا. شریک ملزمہ سمینہ شاہ کو شک کا فائدہ دے کر مقدمے سے بری کیا جاتا ہے. سارا انعام کے والد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کی بیٹی کو قتل کیا گیا تو شاہنواز کی والدہ گھر پر موجود تھی. سمینہ شاہ کو بھی سزا دی جانی چاہیے. میری بیٹی جس طریقے سے اس نے بے دردی سے مارا ہے، اس کی دور دور تک آواز گئی ہوگی اور اس کو پتہ چلا تھا. اس نے اپنے آپ کو دبائے رکھا یا اس میں معاون تھی. تو ہمیں جج صاحب کا یہ فیصلہ بہت پسند ہے کہ شاہنواز امیر کی حد تک کہ اس کو سزائے موت دی، مگر ہم اپنے وکیل صاحب سے بات کریں گے کہ اس کی ماں کو کیوں نہیں سزا ملی. عدالت نے حکم دیا کہ پولیس کی جانب سے مال مقدمہ کی مد میں تحویل میں لیے گئے سارا انعام کے خون آلودہ کپڑے اور دیگر چیزیں سارا انعام کے والد کو لوٹا